Hello, my dear students. Welcome back to the next class of this channel, the Brainy Badge. I'm Aditya, your psychology educator. Today, we are going to revise the last two chapters of class 12 psychology, chapter number 6, attitude and social cognition, and chapter number 7, social influence and group processes. These are easy chapters and scoring chapters. So, without any further ado, let's move on. Okay, chapter number 6 and 7. These particular chapters are combined because these chapters belong to a subject matter of social psychology. Before we get into the chapters, we need to understand what social psychology is. Social psychology is that subject matter which studies humans when put into a social situation. ठीक है, सोशल सिचुएशन मतलब कोई भी एक इवेंट में, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर एक ग्रुप एक पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव करता है, एक टीम्स कैसे बिहेव करती है, फिर टीम में क्राउड, फिर टीम के बाद क्राउड कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सोशल साइकोलॉजी में देखते हैं. वी ऑल्सो टॉक अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल कंपोनेंट्स या फिर सोशल सिचुएशन सच एज डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज, स्टेरियोटाइप्स, इसके बारे में भी इसमें बात होती है. ठीक है, तो इसको हम लोग साइकोलॉजिकली एनालाइज करने की ट्राई करते हैं, इसलिए इसको सोशल साइकोलॉजी फील्ड बोलते हैं. अभी इसमें चैप्टर नंबर 6 इज एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. ठीक है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. अभी whenever we talk about attitude, we do not mean attitude in terms of pride. We mean attitude in terms of cognitive, behavioral and effective behavior and कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अफेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? इमोशनल. बिहेवियरल मतलब द वे वी बिहेव, एंड कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, द परसेप्शंस. ये सारी चीजें इसमें आती है इन द केस ऑफ एटीट्यूड. तो द एटीट्यूड इज नथिंग बट it is relatively enduring organization of beliefs, feelings and behavioral tendencies towards an object, person or an event. एटीट्यूड तब जाके बनता है जब उसमें बिहेवियरल एलिमेंट होता है, कॉग्निटिव एलिमेंट होता है और इमोशनल एलिमेंट होता है. ठीक है, तब कोई भी ऑब्जेक्ट की तरह, कोई भी सिचुएशन की तरह, कोई भी पर्सन की तरफ, तब हम उसको एटीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रांगली अगर कोई भी चीज के लिए हमें उस एटीट्यूड होता है, ठीक है, तो तब हम लोग बोलते हैं कि दैट पर्सन हैज अ स्ट्रांग एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग. मतलब आपके सारे कंपोनेंट्स, इमोशनल, आपके कॉग्निटिव, आपके बिहेवियरल कंपोनेंट्स तीनों ही स्ट्रांग है, तब हम लोग बोलते हैं कि दैट पर्सन हैज अ स्ट्रांग एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो हम लोग कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो फिर इसमें अफेक्टिव कंपोनेंट. अफेक्टिव मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल कंपोनेंट. What we are talking about? We are talking about the emotional component. It refers to the emotional feelings towards the attitude object. Liking or disliking psychology, for example, ये आपका emotional component है. ठीक है, फिर behavioral component मतलब refers to the action or behavioral tendency towards the object. अभी जिस हम लोग क्या एक्शन करते हैं टुवर्ड्स द एटीट्यूड, इसको जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना बेटा, दैट इज द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. जिस तरफ वो एटीट्यूड जा रहा है, ठीक है, जिसकी तरफ हम एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट होता है. तो बिहेवियरल एस्पेक्ट में मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? द एक्शन और द बिहेवियरल टेंडेंसी बोलेंगे. ठीक है, तो दैट इज ए मतलब अफेक्टिव, बी मतलब बिहेवियरल, और सी मतलब कॉग्निटिव कंपोनेंट. ठीक है, विच रेफर्स टू द बिलीव्स और थॉट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट. मतलब बिलीविंग साइकोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर. अभी देखो, ये तीनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड होगी. अगर आप किसी चीज के बारे में स्ट्रांगली फील करते हो, स्ट्रांगली सोचते हो, तो दैट मीन्स तुम उसके लिए स्ट्रांगली ही उसके लिए एक्ट करोगे. ठीक है, तो ये तीनों चीजें बहुत ही रिलेटेड है. आप स्ट्रांगली फील भी करते हो, आप स्ट्रांगली सोचते भी हो उस ऑब्जेक्ट के बारे में, और आप बेसिकली उसके अगेंस्ट में फिर स्ट्रांगली बिहेव भी करोगे. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड. अभी डिफाइन एटीट्यूड एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स कैन बी आस्क्ड एज अ 3 और अ 4 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड एज ए, बी एंड सी. द अफेक्टिव, द बिहेवियरल एंड द कॉग्निटिव कंपोनेंट. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक. अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड कौन सी डायरेक्शंस में जा सकता है, कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना वीक होता है, ये सब इसमें फीचर्स में देखते हैं. फीचर्स कैन कम एज 4 मार्कर क्वेश्चंस. ठीक है,
ये 4 मार्कर में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर इज वैलेंस, मतलब इधर पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर 5 की स्केल हो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 3 इज न्यूट्रल, 5 is very positive और 1 is very negative, 2 is negative in common and 4 is positive in common। ठीक है, मतलब ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी बैलेंस की बात करें तो लाइकिंग साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड वेयर एज डिसलाइकिंग मैथ्स इज अ नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो आपको ये एटीट्यूड स्केल है, इसमें से आपको अगर से फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी पसंद है तो आप उसमें इधर 4 या 5 पे क्लिक करोगे, और अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद है तो आप 1 और 2 पे क्लिक करोगे। 3 मतलब न्यूट्रल होता है, यू आर नॉट इवन इन द पॉजिटिव साइड और द नेगेटिव साइड। ये आपका रेटिंग स्केल हो गया। एक्सट्रीमनेस शोइंग हाउ स्ट्रॉन्ग और इंटेंस द एटीट्यूड इज, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है। सम पीपल स्ट्रांगली लव्स द सब्जेक्ट व्हाइल अदर्स में माइल्डली लाइक इट। ठीक है, तो एक्सट्रीमनेस जैसे आई हेट मैथ्स, ऐसा अगर हम लोग बोलते हैं तो फिर मतलब हम लोग डायरेक्टली उसको 1 में डाल देंगे। ठीक है, सो दैट इज द एक्सट्रीमनेस ऑफ एन एटीट्यूड। जब हम लोग रेटिंग स्केल में एक्सट्रीमिटीज में मार्क करेंगे तब हम लोग उसको बोलते हैं दैट दिस पर्टिकुलर एटीट्यूड इज एट द एक्सट्रीम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एटीट्यूड, मतलब मल्टीप्लिसिटी। एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की तरफ एक कितने एटीट्यूड्स है, तो अगर एक या 2 ही एटीट्यूड होगा तो वो सिंपल एटीट्यूड होगा, अगर बहुत सारे एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स अटैच होंगे तो फिर वो एक कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड होगा। A simple attitude has one or few components. A complex attitude has many beliefs and feelings attached to it. तो simple attitude मतलब say for example chocolate ice cream tastes sweet to you, so that is a simple attitude. But when we talk about I like my school because of my friends, because of my teachers, because of the culture, because of the discipline, because of the opportunities, तो ये बहुत सारे इसमें attitudes आ गए, components of attitudes आ गए। So therefore it is more of a complex attitude, because सारी चीजें एक दूसरे से different है, तो सारी चीजें एक दूसरे से different explanations मांगती है। ठीक है, so वो हो गया complex attitude। फिर नेक्स्ट आता है सेंट्रलिटी ऑफ एन एटीट्यूड। सम एटीट्यूड्स आर सेंट्रल टू आवर बिलीफ सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेजिस्टेंट टू चेंज, while others are peripheral, less important and easier to change। सेंट्रल एटीट्यूड मतलब आपका सेंट्रल एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉन वायलेंस हो सकता है, कोई भी तरीके से आप वायलेंस नहीं करोगे, दैट इज योर सेंट्रल एटीट्यूड। मतलब यू वुड डू एनीथिंग बट यू वुड बेसिकली आप डिफेंड करोगे उस एटीट्यूड को, एंड बेसिकली इट वुडंट चेंज एट ऑल, इट वुड बी रेजिस्टेंट टू चेंज। ठीक है, एंड पेरिफेरल एटीट्यूड्स मतलब आपको ऐसा लगता है कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज अ पेरिफेरल एटीट्यूड फॉर यू, मतलब यू बिलीव दैट एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड इफ दे रिस्पेक्ट यू बैक। तो आपका इसमें पेरिफेरल एटीट्यूड है, आपको फर्क नहीं पड़ता है या फिर इट इज लेस इंपॉर्टेंट टू यू। इट वाज बाय द वे जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू टू क्लैरिफाई। ठीक है, इन फ्लेक्सिबिलिटी एटीट्यूड्स कैन बी चेंज और मॉडिफाइड, दो सम आर मोर रेजिस्टेंस देन द अदर्स। Flexibility I don't think so is there in your syllabus, we can just mark it over here। तो features of attitude में ये सारे के सारे आते हैं, वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सेंट्रलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इट कम्स एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट कैन कम एज 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, एटीट्यूड्स फॉर्म कैसे होते हैं, तो फर्स्ट इज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। We associate an object with something pleasant or unpleasant and develop attitude accordingly। Example, a supportive teacher can create a positive attitude towards the subject। मतलब क्या कर दिया, पहले हम लोगों को सब्जेक्ट के लिए डिसलाइक क्यों था, बिकॉज हमें समझ में ही नहीं आता था। ठीक है, या फिर टीचर अच्छा नहीं होगा, तो हमने क्या कर दिया, जस्ट बिकॉज टीचर अच्छा नहीं था इसलिए सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये एक एसोसिएशन हो गया, बट ये नेगेटिव एसोसिएशन हो गया। बट इफ द टीचर चेंजेस एंड अ गुड टीचर कम्स एंड दैट टीचर इज एबल टू फैसिलिटेट यू, दैट पर्टिकुलर टीचर इज एक्सप्लेनिंग दैट सब्जेक्ट वेरी नाइसली इन फ्रंट ऑफ यू, so therefore in that particular case you are basically associating a good teacher with the subject, so now that you like the teacher you will like the subject as well, so that is basically association।
नेक्स्ट इज रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये कैसे आपको रीइंफोर्स होते हैं. एटीट्यूड्स डेवलप व्हेन बिहेवियर्स आर रिवॉर्डेड और पनिश्ड. अप्रिसिएशन फॉर ऑनेस्टी प्रमोट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनेस्टी. जैसे से फॉर एग्जांपल बच्चों को कोई फैसिलिटेशन मिलता है इन द स्कूल, ठीक है, फॉर देयर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, तो फिर वो पर्टिकुलर टाइम पे वो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग विल बिकम पॉजिटिव. जैसे एकेडमिकली अगर उनको फैसिलिटेट करते हैं, मतलब वी आर पॉजिटिवली रीइंफोर्सिंग देम, तो दे विल ट्राई टू परफॉर्म मतलब एकेडमिकली वेरी वेरी नाइसली टिल द एंड ऑफ देयर स्कूल लाइफ, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो चाहिए कि हमें ये रिवॉर्ड मिलता रहे, हमें ये खुशी मिलती रहे, ठीक है. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली रिवॉर्ड. एंड पनिशमेंट के केस में क्या होता है बेटा, पनिशमेंट के केस में कि कोई भी चीज को अगर हमें रिमूव करना है हमारे नॉर्मल बिहेवियर से, तो उसको हम लोग नेगेटिवली रीइंफोर्स करते हैं या फिर उसको पनिशमेंट के थ्रू अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिमूव करते हैं, ठीक है. तो जैसे लेट कमिंग्स इन स्कूल, पहले तो डायरी में मार्क हुआ, 3 बार डायरी में मार्क होने के बाद आपको सस्पेंशन मिल गया, देन यू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर थिंग शुडंट हैव हैपेंड. तो ये पर्टिकुलर टाइम पे वी विल से दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टुक प्लेस और आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स कमिंग टू द स्कूल नाउ इज पॉजिटिव, ठीक है. फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर हम लोग मॉडलिंग इमिटेशन करते हैं, हम लोगों को देखकर एटीट्यूड सीखते हैं, ठीक है. हम देख रहे हैं कि हमारे बड़े लोग उनके बड़ों के पांव छूते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनसे ये एटीट्यूड सीखा और हम लोग भी अपने बड़ों के पांव छूते हैं. सो दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. एक्सपोजर टू information from books, news, social media discussions and education influences attitude formation very very strongly, right? Like reading about climate change may develop concern for the environment, and as a result positive attitude would be developed towards the climate prevention. तो जितना ज़्यादा exposure of towards the information उतना ज़्यादा आपका attitude form होगा. अभी exposure to information can also negatively impact, मतलब आप कौन से टाइप का मीडिया कंज्यूम कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स. सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स थ्रू शेयर्ड वैल्यूज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. वी टेंड टू डेवलप एटीट्यूड्स दैट आर अप्रूव्ड बाय आवर सोशल ग्रुप्स. लाइक रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इन इंडियन कल्चर शेप्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द एल्डर्स, ठीक है. तो मतलब जस्ट बिकॉज कि कल्चर में ड्यू टू सम शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज ये एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं, तो ये जनरेशनल पास अलोंग होते हैं, ठीक है. सो देयरफॉर एज अ रिजल्ट इस तरीके से भी एटीट्यूड्स फॉर्म हो सकते हैं. तो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कैन कम एज अ 4 और अ 6 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है. फिर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे एटीट्यूड्स फॉर्म हो सकते हैं. तो देखो प्रोसेस एंड फैक्टर्स दोनों डिफरेंट है, दोनों कंबाइन भी पूछ सकते हैं, तो ये भी 3 मार्कर और 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है. तो पहला है फैमिली एंड अपब्रिंगिंग, इसमें आपका स्कूल भी आ जाएगा, ठीक है. तो पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, सबसे पहले जो चाइल्ड देखता है सीखता है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखता है, ठीक है. The parents and family members strongly shape attitudes during the childhood. Children often adopt the beliefs and values of their family. और फिर जब वो स्कूल में जाता है तो अपने टीचर्स को देखकर एटीट्यूड सीखता है, ठीक है. फिर रेफरेंस ग्रुप में पीयर्स, टीचर्स और रोल मॉडल्स आते हैं. We develop attitudes by identifying with groups or individuals we admire. Peer groups especially influence attitudes during the adolescence. Very very important. Adolescence के टाइम पे we are more prone और we are more basically attached और हम credibility aspect हम लोग अपने friends में ज़्यादा रखते हैं than our parents. We think that our friends are the truth tellers और हम लोग अपनी friends की बात ज़्यादा मानते हैं in comparison to the elders. तो इस particular टाइम पे peer groups play a very important role. और फिर जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो reference group में आपके role models भी आते हैं. The political aspect, मतलब आप कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो करते हो और फिर उस ग्रुप के साथ अपने आप को अटैच करते हो, अपने टीचर्स, ये सारे लोग आपके एटीट्यूड्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. फिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग एटीट्यूड्स. ऑफ कोर्स मतलब कोई भी आपने जब तक कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा तब तक आपका एटीट्यूड कोई ऑब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. जस्ट बिकॉज यू वेंट थ्रू इट पर्सनली, सो देयरफॉर यू फील दैट yeah, I feel that this particular thing should happen in this manner. Jaise say for example, you were not concerned about health at all, but once some health crisis happened with you,
नाउ यू हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैक्ट कि अभी मुझे मेरी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. सो नाउ यू हैव स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर डाइट, यू हैव स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग on your exercise and everything else. ठीक है, so that is personal experience. Positive experiences lead to favorable attitudes, negative experiences lead to unfavorable ones. A lot of time negative attitude experiences can also lead to favorable attitudes, by the way. फिर आता है mass media and exposure to information, as we have already talked about. Television, newspaper, social media, books and internet influence our behavior and opinions. ठीक है, तो that is basically the factors that influence the attitude formation. ठीक है, चलो अभी process of attitude change, the balance theory which was given by Fritz Heather. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट POX ट्रायंगल वाला, इसको बैलेंस थियरी भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपका आ सकता है एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरह भी आता है. अभी देखो, फ्रिट्ज हेदर प्रपोज दैट बैलेंस थियरी ऑफ एटीट्यूड चेंज व्हिच एक्सप्लेन्स हाउ रिलेशनशिप्स बिटवीन 3 एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस आवर एटीट्यूड. तो जैसे से फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है. ठीक है, फिर एक पर्सन है और एक नहीं, एक्स है, आई एम सो सॉरी, एक्स इज द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एंड ये अदर पर्सन है. और ये पर्सन है जिसका एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज, जैसे इसमें लिखा हुआ है पर्सन इज यू, ओ इज अदर पर्सन एंड एटीट्यूड ऑब्जेक्ट उस तरफ. ठीक है, तो ये बेसिकली POX ट्रायंगल बना है. अभी अकॉर्डिंग टू बैलेंस स्टेट, बैलेंस स्टेट कब होता है, जब बेसिकली 2 कंडीशंस इसमें फुलफिल हो. ठीक है, तो पहली कंडीशन इज दैट P has a positive attitude towards the attitude object, also has a positive attitude towards the attitude object, and P and O also has positive attitude towards the each other. तो तीनों पॉजिटिव है, जिसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर स्टेट इज इन द एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस. ठीक है, अभी इसमें आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है रिलेटेड टू डावरी. नाउ P and O आर फ्रेंड्स और उनको बेसिकली अपने बेटों बेटियों की शादी एक दूसरे से करवानी है. अभी P believes very strongly believes in dowry. Now P and O are best friends and O also has a very strong attitude towards the dowry. तो ये सारी सिचुएशन एक दूसरे के साथ मैच हो गई, फैसिलिटेट हो गई, बैलेंस में आ गई. सो देयरफॉर ये पर्टिकुलर चीज है बैलेंस की. A triangle is balanced when all 3 relationships are positive. इसके केस में you like your friend like psychology, you also like psychology. ठीक है, तो ये तीनों चीज पॉजिटिव एस्पेक्ट में आ गई. या फिर 2 नेगेटिव्स एंड 1 पॉजिटिव. अभी इस पर्टिकुलर वे में ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो टुवर्ड्स द डावरी, आप और आपका दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स हो, पर आपके दोस्त का एटीट्यूड नेगेटिव हो टुवर्ड्स द डावरी. अभी ये केस में इम्बैलेंस है, बिकॉज 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इज इम्बैलेंस. तो या तो ऐसा हो कि आपका दोस्त आपको समझाए कि भाई देख, डावरी अच्छी चीज नहीं है. ठीक है, वी शुड नेवर बेसिकली सी डावरी, हम लोगों को डावरी इज इलीगल, और फिर इसमें फैमिलीज बिछड़ जाती है, प्रॉब्लम्स होती है, ये होता है वो होता है. तो इस पर्टिकुलर टाइम पे P परस्यूड हो जाता है, वो अपने बिलीव्स को चेंज कर देता है, और एज अ रिजल्ट P हैज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डावरी. ठीक है, O also has a negative attitude towards dowry, but P and O are basically positive towards each other. दोनों की फ्रेंडशिप रह गई और दोनों ने विदाउट डावरी एक दूसरे के बेटियों से शादी करवा ली. सो दैट इज 2 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव. मतलब यू डिसलाइक समवन, इसके केस में इसमें एग्जांपल ऐसा दिया हुआ, यू डिसलाइक समवन, दैट पर्सन डिसलाइक समथिंग एंड यू लाइक दैट थिंग. ठीक है, तो बैलेंस स्टेट्स क्रिएट साइकोलॉजिकल हार्मनी. अभी इस पर्टिकुलर केस में आपके लिए तो हार्मनी क्रिएट हो गई. ठीक है, बिकॉज आपके लिए तो जो चीज मैटर आपके लिए, हाँ, आपके लिए बेसिकली जो चीज मैटर करती थी वो आपको मिल रही है. अभी इसमें आपकी फ्रेंडशिप तो बच गई ना, भले डावरी के साथ आपका एटीट्यूड अभी चेंज हो गया है, बट आपकी फ्रेंडशिप बच गई. सो इट हैज बेसिकली क्रिएटेड अ हार्मनी टुवर्ड्स यू. अभी इम्बैलेंस स्टेट कब हो रहा है, एंड इम्बैलेंस ट्रायंगल्स क्रिएट टेंशन कि समथिंग इज रॉन्ग, कि आपको आपका दोस्त पसंद है, आपके दोस्त को साइकोलॉजी नहीं पसंद, पर आपको साइकोलॉजी पसंद है. तो ये पर्टिकुलर
टेंशन वाला चीज हो गई। जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको डाउरी लेना है पर आपके फ्रेंड को डाउरी देनी नहीं है, पर आप और आपका फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड हो, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे बैलेंस मतलब इम्बैलेंस हो रहा है, बिकॉज देर आर टू नेगेटिव्स एंड वन पॉजिटिव। ठीक है, तो हाँ, देर इज टू पॉजिटिव्स एंड वन नेगेटिव, आई एम सो सॉरी, दिस क्रिएट्स इनकंसिस्टेंसी। यू मे चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स साइकोलॉजी और इन्फ्लुएंस योर फ्रेंड और रीडिफाइन द रिलेशनशिप। या तो दोस्ती ही तोड़ दोगे, ठीक है, या तो फिर जैसे मैंने बोला अपने दोस्त को समझाओगे, या फिर आपके दोस्त को भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा टुवर्ड्स द डाउरी। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई एम अगेन मेंशनिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड्स कब आएगा, जब ऑल थ्री विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड, और दूसरा कब आएगा, जब वन पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पे स्टेट ऑफ बैलेंस आता है। पर इम्बैलेंस कब आएगा, जब दो पॉजिटिव होगा एंड वन नेगेटिव होगा, दैट वुड बी द केस ऑफ इम्बैलेंस। तो ये पर्टिकुलर चीज में कुछ प्रॉब्लम है, और इसके वजह से हमें ये पर्टिकुलर चीज लाने के लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो देयरफॉर ये डाउरी के एग्जांपल से समझोगे वही बेटर है, बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ परस्यूएडिंग एग्जांपल टू यू। ठीक है, तो इट कैन कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन टू यू। फिर इसके बाद एक और चीज है द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस कैन बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। Cognitive dissonance refers to the mental discomfort or tension experienced when a person holds two inconsistent beliefs or contradictory beliefs. Contradictory beliefs मतलब क्या, दो beliefs ऐसी है जो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही, एक कई ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। बिलीव्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स एट द सेम टाइम। अकॉर्डिंग टू लियन फेस्टिंजर, इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू रिड्यूस दिस डिस्कम्फर्ट एंड रिस्टोर कंसिस्टेंसी। ठीक है, how dissonance work, it occurs when our attitude and behavior conflict or two of our beliefs contradict each other. जैसे say for example, I know that smoking creates cancer but I cannot live without smoking. तो ये पर्टिकुलर चीज जो हो गई है, ये दोनों इनकंसिस्टेंट है। मतलब आपको पता है कि स्मोकिंग इज हार्मफुल बट स्टिल यू आर स्मोकिंग बिकॉज यू लाइक कि आई वांट टू स्मोक। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज ऐसी हो गई है, जो ये एक स्टेटमेंट दैट यू नो दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये एक स्टेटमेंट हो गया, बट यू स्टिल स्मोक इज अ सेकेंड स्टेटमेंट। अभी ये दोनों एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है बिकॉज दीज आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स। ठीक है, तो हम लोग डिसोनेंस को रिड्यूस कैसे करते हैं? पीपल ट्राई टू रिड्यूस डिसोनेंस बाय चेंजिंग देयर एटीट्यूड। पता है कि स्मोकिंग किल्स, तो फिर स्मोकिंग करना ही बंद कर देंगे, चेंजिंग दैट बिहेवियर और जस्टिफाइंग और रैशनलाइजिंग द बिहेवियर। और स्मोकर में से मेनी पीपल स्मोक, और बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता, तो मैं क्यों स्मोक करना बंद करूं? दे लिव लॉन्ग लाइफ, तो वो रैशनलाइज करने के लिए जाता है। ठीक है, तो या तो अपना पूरा का पूरा स्मोकिंग की तरफ एटीट्यूड चेंज कर ले, या तो बिहेवियर में, या तो एटीट्यूड ये रख ले कि अभी मतलब बेसिकली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो फिर स्मोकिंग ही बंद कर दे ऑल टुगेदर। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस, two contradictory statements, when they are not in harmony, they needs to be getting into consonance, so that basically leads to reduction of the dissonance. Dissonance मतलब क्या होता है बेटा? inconsistency। क्या होता है? inconsistency होती है। Two contradictory beliefs are inconsistent towards each other due to contradiction, ठीक है, तो ये हो गया द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। फिर आता है 2 स्टेप कंसेप्ट बाय SM मोसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट कम्स एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। SM मोसिन एक्सप्लेन एटीट्यूड चेंज इन टर्म्स ऑफ सोर्स एंड टारगेट। His basic idea was for attitude change to occur, there must be an interaction between the source, the person who attempts to bring about change in the attitude, and the target who basically imitates the source. The target, the person whose attitude is to be changed. तो target हमेशा source को देखेगा, तब जाके उसका attitude change होगा। तो target के characteristic क्या होते हैं? The target is the communicator,
The effectiveness of the attitude change depends upon his credibility, attractiveness, truthworthiness, power or authority. A more credible and respected source increases the change in the attitude, whereas the target is the receiver of the message, whose attitude change in the target depends upon his own intelligence, self-esteem, openness to new ideas or emotional states. अभी जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ही एग्जांपल दिया हुआ है तो वही एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा. Now, basically there is a person जिसको एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी बहुत पसंद है. तो सेलिब्रिटी इसके केस में सोर्स हो गया और टारगेट हो गया पर्सन. नाउ सेलिब्रिटी इज बेसिकली एडवर्टाइजिंग अ ड्रिंक विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ. ठीक है, तो अभी टारगेट को ऐसा लगेगा कि जस्ट बिकॉज द पर्सन द सेलिब्रिटी आई एडमायर वही वो ड्रिंक को कंज्यूम कर रहा है तो फिर मैं भी इस ड्रिंक को ऑब्वियसली कंज्यूम कर सकता हूँ, बिकॉज व्हाट दे वुड डू इज व्हाट आई वुड डू. एंड हाँ, अ लॉट ऑफ टाइम किसी आर्टिस्ट को या फिर किसी सेलिब्रिटीज को स्पेशली इन दिस जनरेशन हम लोग बहुत ज़्यादा ही फॉलो करते हैं, जो फैंस होते हैं वो. तो अभी फिर धीरे धीरे करके जो सोर्स जो सेलिब्रिटी को रियलाइज होगा कि ये पर्टिकुलर ड्रिंक तो हार्मफुल है हेल्थ के लिए, तो आई शुड नॉट बेसिकली एंडोर्स दिस पर्टिकुलर थिंग, आई शुड नॉट एडवर्टाइज टुवर्ड्स इट, रादर आई शुड बेसिकली change my sponsorship and brands and basically advertise those things which are healthier. तो सोर्स को ये चीज आइडेंटिफाई हुई बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर फैंस. ठीक है, उसको सोर्स को पता चला और सेलिब्रिटी को पता चला कि मेरे फैंस मुझे इतने एडमायर करते हैं, सो आई शुड नॉट बेसिकली उनकी हेल्थ के साथ सैक्रिफाइस करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा. तो सेलिब्रिटी ने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया टुवर्ड्स द थिंग, सो एज अ रिजल्ट टारगेट का भी एटीट्यूड चेंज हो गया टुवर्ड्स द ड्रिंक विच वाज हार्मफुल, एंड नाउ मोर हेल्थियर ड्रिंक इज कंज्यूम्ड बिकॉज इट इज एंडोर्स्ड बाय द सेलिब्रिटी, दैट इज द सोर्स. ठीक है, तो अगेन सेलिब्रिटी में इतनी क्रेडिबिलिटी थी, इतनी अट्रैक्टिवनेस थी, ट्रस्टवर्दीनेस थी, एंड ही हिमसेल्फ वाज इंटेलिजेंट. और टारगेट भी अच्छा इंटेलिजेंट था और उसको समझ में आ रहा था कि ही वाज ओपन कि या ये सेलिब्रिटी ही ये हेल्दी चीज को मतलब एंडोर्स कर रहा है, तो आई शुड ऑल्सो फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग. सो ये क्या हो गया बेटा, टू स्टेप कंसेप्ट. द सोर्स इज बेसिकली चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द टारगेट. The source is changing the attitude of the target. ठीक है, it works कैसे, attitude change is more likely when the source is reliable and respected and the target is receptive and open to influence. ठीक है, तो तभी जाकर करेगा अगर टारगेट खुद का ओपन माइंडेडनेस रखेगा, एंड सोर्स को भी बेसिकली सोर्स भी ऐसा होना चाहिए जो रिलायबल रिस्पेक्टेड हो, वो ऐसी कोई भी चीज एंडोर्स ना करे जिससे उनके फैंस को या फिर टारगेट्स को कोई हार्म हो. ठीक है, सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, factors that can lead to attitude change or that can influence attitude change. The first is characteristics of existing attitude, as we have already talked about. Strength, extremeness, centrality and consistency. Strength मतलब strong attitudes are more resistant to change. मतलब हमने क्या प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जिनके अंदर एकदम स्केमास एकदम सेट हो जाता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्केमास सेट हो जाते हैं, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि नाउ दे आर वेरी वेरी हाईली रेजिस्टेंट टू चेंज, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चेंज करना. और चेन स्मोकर का एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग चेंज करने में लोगों के तारे दिख जाते हैं, पर तभी भी वो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाते. ठीक है, एक्सट्रीमनेस, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स आर डिफिकल्ट टू मॉडिफाई. वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन दैट आई डोंट बिलीव इन लव, तो ये बहुत एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड भी बहुत रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स द चेंज. एटीट्यूड्स दैट आर मोर सेंट्रल टू अ पर्सन्स वैल्यूज आर हार्डर टू चेंज देयर पेरिफेरल वंस. नहीं, मैं जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, इवन आफ्टर उस इंसान को कभी कभी लगता है कि खुद के भले के लिए झूठ भी बोलना पड़े, पर वो तभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो दैट इज सेंट्रलिटी. कंसिस्टेंसी मतलब एटीट्यूड सपोर्टेड बाय मेनी बिलीव्स आर मोर स्टेबल. ठीक है, चलो फिर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट, तो सोर्स की क्रेडिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस, पावर और अथॉरिटी जिससे एटीट्यूड चेंज हो रहा है, दैट आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे इसके केस में आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है दैट अ पर्टिकुलर एडल्ट वांट्स टू बाय अ कंप्यूटर. ठीक है, तो अभी दो पर्टिकुलर इसमें इंसान है, एक तो उसका खुद का बेटा और एक तो एक कंप्यूटर इंजीनियर. अभी उसको उसका बेटा उस एक कंप्यूटर के बारे में एग्जैक्ट सेम फीचर्स बताता है एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, बट द एडल्ट टेंड्स टू बिलीव द कंप्यूटर इंजीनियर मोर देन द चाइल्ड.
बिकॉज ही थिंक्स दैट कि जस्ट बिकॉज कि ये बड़ा है तो मतलब उसमें भी एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है और उसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट ज़्यादा दे सकते हैं। इवन दो दोनों में से इंफॉर्मेशन कन्वे करने में किसी ने भी चूक नहीं की थी, दोनों ने एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन कन्वे की थी रिलेटेड टू द कंप्यूटर। ठीक है, टीनेजर्स में चेंज हो जाता है। टीनेजर्स के केस में योर फ्रेंड्स आर मोर क्रेडिबल देन योर पेरेंट्स। हम लोग अपने फ्रेंड्स को देख के उनको कॉपी करने की ट्राई करते हैं देन आर पेरेंट्स। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। फिर मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, the content or style of the message is also very important, where rational appeal based on the facts, logic and strong arguments, ठीक है, and emotional appeal based on feelings such as fear, love, sympathy और pride। तो एक पर्टिकुलर मैसेज का पर्पस क्या है? तो मैसेज का पर्पस है कि रैशनल पर्पस हो, मतलब कोई फैक्ट हो, लॉजिक हो, दैट इट इज फैक्चुअल कि अगर हम लोग बेसिकली जो सीएनजी वाला, नहीं रुको, हाँ, इफ इट इज मोर फैक्चुअल दैट द इफ वी यूज सीएनजी, तो सीएनजी बेसिकली यूज करेंगे तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कम होगा, बिकॉज इसमें ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली कम रिलीज होंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर रीजन इट इज मोर क्लीनर ऑफ अ गैस। ठीक है, अगर हम लोग ये पर्टिकुलर चीज देखें तो दैट इज एन रैशनल अपील। बट बेस्ड ऑन फीलिंग्स सच एज फियर, लव, सिंपैथी और प्राइड, मतलब अगर से फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोई भी फैमिली के लिए चीज होगी, तो जैसे दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये पर्टिकुलर फूड ऑयल है, इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है, पर दूसरा वाले में ज़्यादा सैचुरेटेड फैट नहीं है, तो ऑब्वियसली द पर्सन हु वुड बी कुकिंग फॉर द फैमिली वुड बी थिंकिंग दैट आई वांट टू हैव माय फैमिली हैप्पी एंड हेल्दी, तो वो वही पर्टिकुलर ऑयल को प्रेफर करेगा जो लेस सैचुरेटेड फैट्स वाला होगा और हेल्दियर होगा। ठीक है, सो दैट इज एन इमोशनल अपील। फिर आपका आता है टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स। The traits of a person whose attitude needs to be changed has to be intelligent, self-esteem, mood, open to new ideas। अभी जैसे से फॉर एग्जांपल जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनका एटीट्यूड बहुत, they are more resistant to attitude change than the person who are less intelligent। पर अ लॉट ऑफ टाइम उल्टा भी होता है, इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा क्यूरियस एंड एक्सप्लोरिंग होते हैं, इसलिए वो लोग अपना एटीट्यूड जल्दी भी चेंज करते हैं। फिर इसमें एक और चीज आती है सेल्फ एस्टीम। जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है ना, उनका एटीट्यूड इजीली चेंज हो सकता है देन द पीपल हु बेसिकली हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। फिर मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ओपननेस टू न्यू आइडियाज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑल्सो मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और चीज आएगी कि मैसेज कैसे कन्वे किया गया है। ठीक है, तो जैसे से फॉर एग्जाम्पल इफ द मैसेज इज रिसीव्ड इन फ्रंट ऑफ मैसेज इज रिसीव्ड, जैसे मैसेज आप लोग टीवी में देखते हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन पैम्पलेट में देखते हो, तो देन दैट मैसेज वुड बी लेस अपीलिंग देन द पर्सन देमसेल्व्स बेसिकली गिविंग द मैसेज। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एस्पेक्ट ऑफ मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट कि जैसे से फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट डायबिटीज, यू रीड अबाउट डेंटल हाइजीन एंड एवरीथिंग इन पैम्पलेट्स एंड एवरीवेयर एल्स, बट एक पर्टिकुलर डॉक्टर आके जब उसके इम्पोर्टेंस और उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में आपको खुद आके समझाता है, तो वो आपको ज़्यादा अपीलिंग लगेगा देन द पर्सन देन यू आर रीडिंग इट इन टेलीविजन और इन द केस ऑफ एन इंफॉर्मेशनल पैम्पलेट। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इन द एस्पेक्ट ऑफ मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपके आगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज, इट कैन कम एज अ 6 मार्कर क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे ये सारे प्रोसेसेस भी इंपॉर्टेंट हैं बाय द वे। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अभी एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स साथ में भी चल सकते हैं, हम लोग उनको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं जा सकते। एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आर क्लोजली रिलेटेड बट दे आर नॉट ऑलवेज परफेक्टली कंसिस्टेंट। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, जनरली पीपल बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर एटीट्यूड्स। हम लोग बेसिकली जैसे एटीट्यूड हमने बोल दिया कि it contains of your emotional component, your cognitive component, your behavioral component। तो अभी ऑब्वियसली हम लोग बिहेव वैसे ही करेंगे जैसा हम लोग एटीट्यूड रखते हैं कोई भी चीज़ के लिए। जैसे इफ आई डोंट बिलीव इन स्मोकिंग, माई attitude towards non-smoking is very strong, so therefore I will never ever smoke, and I will also basically
एडवाइस पीपल हु आर स्मोकिंग टू नॉट टू स्मोक, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा बिहेवियर और एटीट्यूड दोनों अलाइंड है। बट इफ अ पर्सन हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड क्लीनलीनेस, दे आर मोर लाइकली टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन। ऑब्वियसली उनका एटीट्यूड लगता है कि आई बिलीव इन क्लीनलीनेस, आजू बाजू सब गंदा पड़ा हुआ है, तो दैट डज नॉट मीन दैट दे बिलीव इन क्लीनलीनेस, मतलब उनका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग नहीं है। But a person may behave differently from what they believe due to social pressure. I don't have an attitude towards smoking, but मेरे friends करते हैं, इसके वजह से मैं pressure में आके smoke करूँ. Situational factors, fear of punishment, desire for social approval. Example, a person may believe in honesty but still cheats in an exam due to the pressure, because अगर मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को आंसर्स नहीं दिखाए तो फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे दोस्ती तोड़ देगा. तो therefore even after I believe in honesty but still I would cheat in the exam because I don't want to lose my friendship, I want to gain social approval, ठीक है. और फिर एटीट्यूड इज मोर लाइकली टू गाइड बिहेवियर. ये दोनों कंसिस्टेंसी, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जब कंसिस्टेंसी कब चलेगी, व्हेन द एटीट्यूड इज स्ट्रांग एंड सेंट्रल. एक लाइफ, उसकी लाइफ रिवॉल्व करती है अराउंड दैट एटीट्यूड. when the person is fully aware of their attitude, उनको पता होता है कि मैं किस चीज़ में बिलीव करता हूँ, मेरा एटीट्यूड क्या है. कोई भी तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है. वो जो बिलीव करता है वो अपने आप से ही बिलीव करता है. सोसाइटल प्रेशर नहीं है, कोई इंडिविजुअल का प्रेशर नहीं है. एंड उस इंसान के पास अ सिचुएशन अलाउज फ्री चॉइस, मतलब वो कोई भी सिचुएशन उस पर्सन को फ्री चॉइस देती है टू कीप दैट एटीट्यूड ऑन गोइंग. तभी जाके मोस्ट ऑफ द टाइम एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर के बीच में कंसिस्टेंसी आती है. इसमें टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है वेयर बेसिकली देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड on American hotel people, or basically the Chinese and the Americans kind of have stereotypes and prejudice against each other. तो अभी बेसिकली क्या था कि a Chinese couple was sent to a different American hotels, ठीक है. और बेसिकली they were basically wanted to see that कि कोई भी पर्टिकुलर चीज, वो लोग अमेरिकन्स जो इतना स्टीरियोटाइप रखते हैं टुवर्ड्स द चाइनीज, ठीक है. तो डू दे कीप द स्टीरियोटाइप्स ऑन गोइंग और डू दे बेसिकली अलाउ देम इन देयर होटल्स. तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसा हुआ कि they were allowed, मतलब Chinese couple were allowed in the American hotels and they were even given comfort to stay, places to stay and without any problem. Once or twice ऐसा केस आया जहाँ पे the American hotel owners did not allow the Chinese couple. तो बट अगर जब उनको पूछा ना अमेरिकन्स को their beliefs about the Chinese, so they were in strong disbelief and disregard against the Chinese. तो ये क्या हुआ, बेसिकली उनका एटीट्यूड और उनका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट था. They allowed the Chinese couple in their hotels, but they still held the attitude of being against Chinese. ठीक है. तो that was basically the experiment. तो ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. अगर आपको पूछते हैं तो एग्जाम्पल में आपको लिखना है. एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इधर लिखता हूँ अमेरिकन चाइनीज वाला. ठीक है. चलो फिर आता है इसमें नेक्स्ट, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन. Prejudice is the negative attitude towards a particular group and its members, usually based on stereotypes and insufficient information. Prejudice मतलब negative behaviors, whereas stereotypes is basically the cognitive components which leads to prejudice. ठीक है. तो it involves prejudicing people before knowing them personally. It is generally directed towards a social group. Mostly prejudice रिलीजियस बेसिस पे ही मैक्सिमम होता है, बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन और जेंडर. इट इंक्लूड्स ऑल थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. कॉग्निटिव, जिसमें स्टीरियोटाइप्स इन्वॉल्व होती है, विच आर नेगेटिव बिलीव्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप. मोस्टली बिलीव्स नेगेटिव होते हैं. अफेक्टिव, नेगेटिव फीलिंग्स, बिहेवियरल टेंडेंसी, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन. तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, when we act upon our prejudice, we basically do discrimination. Example, believing that a particular community is not capable or trustworthy without evidence. ठीक है. Discrimination refers to negative behavior towards individuals simply because they belong to a particular group. ठीक है. It is a behavioral expression of prejudice. It involves unfair treatment, denying someone a job opportunity because of their caste or gender. ठीक है. तो हम लोग डिस्क्रिमिनेट तब जाके करते हैं जब हम अपने प्रेजुडाइस पे एक्ट करते हैं. और प्रेजुडाइस फॉर्म कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव बिलीव्स, दैट इज द स्टीरियोटाइप्स. ठीक है. तो
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इन आर हिस्ट्री एंड प्रेजेंट एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जहाँ पे कंट्रीज फाइट, कम्युनल राइट्स होती है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, चलो अभी सोर्सेज एंड स्ट्रैटेजीज, प्रेजुडाइज के सोर्सेज क्या होते हैं एंड स्ट्रैटेजीज टू हैंडल देम। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है वो सोर्सेज हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 मार्कर, और ये वाले स्ट्रैटेजीज हो गए, स्ट्रैटेजीज ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 मार्कर। तो ये कंबाइंड भी 6 मार्कर पूछ सकते हैं, सो डू नो दैट। ठीक है, अभी पहला सोर्स इज बेसिकली लर्निंग। प्रेजुडाइस इज लर्न फ्रॉम पेरेंट्स, पीयर्स, मीडिया एंड सोसाइटी। हम लोग बेसिकली अपने पेरेंट्स को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, फिर मीडिया में देखते हैं, तो फिर हम बेसिकली ये सोर्सेज से हम लोग लर्न कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस, हम लोगों को हमारे खुद के लोग अच्छे लगते हैं और खुद के लोगों की तरफ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग्स होती है ना कि हमें दूसरे बहुत फालतू ही लगते हैं। सो देयरफॉर स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस, पीपल फेवर देयर ओन ग्रुप एंड may develop negative attitudes toward out groups or to maintain self esteem। खुद के ग्रुप को प्रायोरिटी देना, खुद के ग्रुप की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड, बाकी के ग्रुप की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड। स्केपगोटिंग मतलब ब्लेमिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप फॉर प्रॉब्लम्स दे डिड नॉट इवन कॉज, मतलब उनके साथ भी अगर प्रॉब्लम, जैसे मेरा ग्रुप है तो मेरे ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम्स होगी ना, उसका ब्लेम भी मैं दूसरे उस ग्रुप को दूंगा जिसको मैं बहुत हेट करता हूँ, इवन दो उन्होंने वो प्रॉब्लम्स को कॉज भी नहीं किया है। ठीक है, so that is scapegoating। Kernel of truth, stereotypes may sometimes start with a small element of truth but they become exaggerated and over exaggerated। ठीक है, मतलब कर्नल ऑफ ट्रूथ का मतलब यही, हाँ कर्नल ऑफ ट्रूथ का मतलब यही होता है कि जस्ट बिकॉज सारे लोग बिलीव कर रहे हैं दैट मीन्स कुछ तो सच होगा ना, एक दो इंसान करे तो समझ में आता है, बट बहुत सारे लोग इन पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ऐसा बिलीव करते हैं, तो दैट मीन्स देयर इज सम एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन दैट। सो देयरफॉर इसके वजह से प्रेजुडाइज होते हैं। सो देयरफॉर दैट इज कर्नल ऑफ ट्रूथ। एंड लास्ट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, expectations about a group influence behavior towards them which then makes them behave in ways that confirm the original belief। मतलब द ग्रुप जिसके अगेंस्ट में प्रेजुडाइज है वो ग्रुप ही ऐसा बिहेव करेगा जिसके वजह से लोग प्रेजुडाइज करेंगे ही, मतलब आ बैल मुझे मार टाइप्स, इसमें ऐसा ही सिचुएशन आता है, मतलब कि वो लोग बिहेव ही ऐसा करेंगे जिसके वजह से लोग ना चाहते हुए भी उनके अगेंस्ट में प्रेजुडाइज करेंगे। ठीक है, मतलब वो ऐसा ही बिहेव करते हैं, इसके वजह से वो बिहेव करते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके सोर्सेज हो गए। और हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? बाय वे कैन एजुकेट एंड क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन हेल्प्स टू चैलेंज द स्टीरियोटाइप्स एंड रॉन्ग बिलीव्स रादर देन विदाउट एनी एविडेंशियल बिलीफ। गेट एविडेंस जहाँ पे बेसिकली तुम्हारे बिलीव्स और उसको क्वेश्चन हो, तुम वो प्रवोक हो, जिसके वजह से तुम अपने प्रेजुडाइसेस को स्टॉप कर सको। सो एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीजिंग द इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, मतलब दो ग्रुप्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, रादर देन कंपीटिंग, कोऑपरेटिंग वाला एस्पेक्ट अगर हम लोग लाएंगे ना उन दोनों के बीच में, तो दैट वुड बी मच बेटर। डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स अंडर कोऑपरेटिव कंडीशंस रिड्यूसेस प्रेजुडाइसेस इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग, कोऑपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Highlighting common goals, subordinate goals, when different groups work together towards a shared goal, hostility decreases। मतलब say for example different religious differences तो होंगे, पर सब लोगों को clean air के लिए fight करना है, तो that is a common cause, क्योंकि सबको ही एक मतलब प्योर हवा चाहिए, क्लीन हवा चाहिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज में subordinate goals are very very important। Reducing social inequalities, ensuring equal opportunities and justice reduces feelings of resentment and bias। Providing equal opportunities, किसी भी तरीके से हम लोग जॉब में डिस्क्रिमिनेशन ना करें या फिर ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिसके वजह से उनको ऐसा लगे कि हमारे तरफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो देयरफॉर रिजेंटमेंट एंड बायसनेस कम हो जाएगी इससे। ठीक है, एंड मीडिया एंड सोशल कैंपेन्स प्रमोटिंग पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड हेल्पिंग चेंज दी एटीट्यूड्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए स्ट्रेटजीज। दिस इज वेयर योर चैप्टर नंबर 6 बेसिकली एंड्स। ठीक है, फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 7 सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर एंड एन ईजियर चैप्टर, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन।
अभी नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, सॉरी नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, आई एम सो सॉरी। अभी अब ग्रुप क्या होता है? A group is a collection of individuals who interact with each other, share common goals and perceive themselves as belonging to a same unit। मतलब बेसिकली दो या फिर ज्यादा लोगों का ग्रुप जब एक यूनिट बनाता है, जब वो एक दूसरे से बात करते हैं, जब उनके तरफ शेयर गोल्स होते हैं, वो एक दूसरे वो समझते हैं कि हम इस ग्रुप के पार्ट है, देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, तब जाके वो एक ग्रुप बनता है। तो व्हाट इज द नेचर? इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल। Interaction happens among the members influence and interact with one another, there are common goals which are needed to be satisfied, members share common objectives of purposes, तब जाके वो ग्रुप में आते हैं। जैसे कोई भी स्कूल का प्रोजेक्ट करने के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट हो, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि एक कॉमन गोल है। There are shared norms and values, group develop rules and norms that guide their behavior। ठीक है, मतलब बेसिकली दीज आर अनस्पोकन रूल्स, या फिर स्पोकन रूल्स भी हो सकते हैं, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं, जिसके वजह से उनके बिहेवियर्स गाइड होते हैं। वो लोग मानते हैं कि हम इस ग्रुप के पार्ट है, सो देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जैसे वी फीलिंग आती है, हमारे बेस्ट फ्रेंड का जो ग्रुप होता है उसमें आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, दिस इज आर ग्रुप, मतलब वी वाली फीलिंग आती है। इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या? सारे लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, दे डिपेंड ऑन one another and there is a structure, the group has roles, status and norms that organize a behavior। ये informal group में कम होता है, formal group में ज्यादा होता है structure का part, because structure basically जैसे say for example आपके work place में there is a group of people, तो ऑब्वियसली जहाँ वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा, जहाँ पे एक्सप्लिसिटली रूल्स वुड बी स्पेसिफाइड देन योर फ्रेंडशिप ग्रुप्स। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन कम एज 4 मार्कर क्वेश्चन और 3 मार्कर। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। फिर नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, अभी उसी की केस में हम लोग नेचर ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्राउड, ऑडियंस, टीम और मॉब, ये भी सारे डिफरेंट ग्रुप्स है, पर उन सब में डिफरेंस क्या होता है? A crowd is temporary collection of people physically present at the same place without clear organization or a structure। Say for example, a crowd of people witnessing an accident, या फिर a crowd of people who witness an accident and they gathered around the site जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो ये क्राउड हो गया, जहाँ पे कोई भी क्लियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको क्राउड बोलेंगे। ऑडियंस मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु गैदर टू ऑब्जर्व और लिसन टू एन इवेंट, मतलब इवेंट देखने आए या सुनने आए हैं, उसको हम लोग ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है, जिनका एक पर्पस होता है उस शो को देखना या फिर सुनना, जैसे एंड अ ग्रुप ऑफ ऑडियंस वाचिंग अ कॉन्सर्ट। ठीक है, टीम, a group of individuals who work together in coordinated way to achieve a common goal। ग्रुप और टीम्स के बीच में लॉट ऑफ टाइम कंफ्यूजन होती है, बट टीम के केस में जैसे हम लोग देखेंगे ना, तो टीम में ऑल द मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल, वेर एज ग्रुप में ग्रुप लीडर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो टीम में इवन तो एक ग्रुप लीडर भी होता है, बट ऑल द टीम मेंबर्स प्ले एन इक्वल रोल इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, और एक ग्रुप में ग्रुप लीडर का मेन रोल होता है देन द अदर पीपल। ठीक है, एंड मॉब क्या होता है? हाईली इमोशनली अराउज क्राउड दैट में एक्ट एग्रेसिवली और वायलेंटली, जैसे प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट मॉब्स बोलते हैं। प्रोटेस्ट में बहुत अग्रेसिव प्रोटेस्ट होती है या फिर वायलेंट होती है, बिकॉज दे आर इमोशनली अराउज्ड पीपल। ठीक है, तो इसमें मतलब मॉब का एग्जांपल आएगा प्रोटेस्ट। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स जिसमें डिफरेंशिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्कर। पीपल ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं? पहली बात तो उनको सिक्योरिटी चाहिए। बीइंग इन अ ग्रुप प्रोवाइड सेफ्टी एंड रिड्यूसेस फियर, मतलब ऑब्वियसली जैसे हम लोग कोई भी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है कि हमारे क्राइसिस के टाइम पे हमें ये लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, so that is security। Status, group membership gives recognition and social identity। We belong to a particular religion, so therefore we can say that I'm Hindu, I'm Muslim or I'm Christian, something like that। तो हमें एक status और एक group membership मिलती है। It increases our self esteem। अगर हम लोग एक valued group के member हो तो हमारा खुद का self worth बढ़ता है, इसके वजह से हम लोग अपनी self esteem हमारी increase होती है। हमारी सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, और ये नीड्स कैसी होगी बेटा? साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स जहाँ पे ग्रुप हेल्प्स फुलफिल नीड्स लाइक बिलोंगिंगनेस, अप्रूवल एंड अचीवमेंट।
तो ये सारी नीड्स, जैसे हम ग्रुप के पार्ट हो गए तो हमें लगेगा कि वी बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो हमें वी वाली फीलिंग आएगी, हमें अप्रूवल्स मिलते हैं, हम लोगों को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है इफ वी आर बेसिकली पार्ट ऑफ अ ग्रुप. There is goal achievement. Some goals cannot be achieved alone and requires teamwork. जैसे if you decide to teach poor children, so a lot of times you may only not be able to teach alone, but you might require some people to help you teach them. So therefore you form a group of like-minded people, and it also gives information and support. Groups provided guidance, advice and emotional support. A lot of time emotional support, informational support as well. ठीक है, तो ये आपका हो गया वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स. अभी वाई डू पीपल फॉर्म ग्रुप्स, ये ग्रुप फॉर्मेशन क्यों होता है, मतलब ज्वाइन ग्रुप्स एंड फॉर्मिंग ग्रुप्स आर डिफरेंट क्वेश्चंस. हाँ बाय द वे, तो ये आपका आएगा एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे ज्वाइन ग्रुप्स बिकॉज देयर इज प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, नजदीक है इसलिए इट इज इजियर. पीपल हु वर्क और लिव नियर ईच अदर आर मोर लाइकली टू इंटरेक्ट एंड फॉर्म ग्रुप्स. मतलब आपके क्लास के लोगों के साथ आपका ग्रुप ज्यादा अच्छा होगा बिकॉज यू हैव प्रॉक्सिमिटी, लेस प्रॉक्सिमिटी. आपकी सेम सोसाइटी में आप ज्यादा ग्रुप फॉर्म कर पाओगे बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी. ठीक है. सिमिलैरिटी, बिकॉज आपके मतलब आप उन इंडिविजुअल्स के साथ ग्रुप फॉर्म करते हो जो आपके साथ आपके जैसा सोचते हो, लाइक माइंडेडनेस है, एंड देयर इज सम सिमिलैरिटी इन द केस ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज और बैकग्राउंड्स टेंड टू कम टुगेदर. ठीक है. फिर देयर आर कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स. पीपल फॉर्म ग्रुप्स टू अचीव शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स दैट मे बी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश अलोन. जैसे क्लाइमेट चेंज इज समथिंग विच कैन नॉट बी अचीव्ड by one person. It has to have a very 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 big group of people who are like minded, जो बेसिकली सिमिलैरिटी शेयर करते हो और उनके कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स ऑफ बेसिकली एनवायरमेंटल प्रिवेंशन एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है. सो ये हो गया आपका व्हाई डू पीपल फॉर्म ग्रुप्स. अभी ग्रुप स्ट्रक्चर बेसिकली किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. इसमें टाइप्स ऑफ ग्रुप, सोशल लोफिंग. Okay, I think I forgot why do people join groups, nature and farming. Oh, there is one slide which is deleted. ठीक है, चलो, I will include that. ओके, देर इज मतलब स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज आई डोंट नो वेयर इज दैट स्लाइड, इट गॉट डिलीटेड. सो चेक आउट द लास्ट वन. ठीक है. चलो, ग्रुप स्ट्रक्चर. अभी ग्रुप स्ट्रक्चर बेसिकली व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर. तो एक तो रोल्स होते हैं. दीज आर एक्सपेक्टेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर असाइन टू द मेंबर्स इन स्पेसिफिक पोजीशंस. मतलब उनको एक, जैसे आपके फैमिली में फादर का एक रोल होता है, मदर का एक रोल होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का एक रोल होता है. फिर अगर हम लोग एक फॉर्मल ग्रुप की बात करें तो एक टीम लीडर होता है. तो देयर आर स्पेसिफाइड रूल्स, देयर आर नॉर्म्स, रूल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट गाइड्स मेंबर्स एक्शंस. तो इस पर्टिकुलर केस में एक्सप्लिसिट नॉर्म्स होते हैं और इम्प्लिसिट भी होते हैं जो बेसिकली सबके एक्शंस को गाइड करती है. जैसे आपके फैमिली में यू हैव एन अनस्पोकन नॉर्म और रूल कि आप लोग सब लोग साथ में 8 बजे बैठ के डिनर करोगे ही करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरेवर यू आर, व्हाटएवर यू आर डूइंग. ठीक है. फिर स्टेटस, the relative social position or rank of a group within the group. higher status member usually have more influence. ठीक है. तो ग्रुप स्ट्रक्चर में स्टेटस ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर कोहेसिवनेस, द डिग्री ऑफ अट्रैक्शन, यूनिटी एंड बॉन्डिंग अमंग मेंबर्स. ठीक है. तो मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल यू आर वेरी वेरी बॉन्डेड विथ योर फ्रेंड ग्रुप. ठीक है. सो दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कोहेसिवनेस. बट हाई सेंस ऑफ कोहेसिवनेस इंक्रीजेस कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट. However, very very high levels of cohesiveness is negative. वो क्या लीड करती है? It leads to group think, where members avoid disagreement to strive from unanimity, resulting in poor decision making. जैसे you are a 4 group of friends जिसमें से you believe not to drink, but the 3 of the other 3 believe that they should drink because drinking is fun.
बट आप डिसएग्री नहीं करोगे बिकॉज आपको लगेगा कि अगर मैं इनके साथ डिसएग्री करूंगा सो फिर मेरे को ये लोग ग्रुप से निकाल देंगे. सो इस पर्टिकुलर थिंग में यू विल अवॉइड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड एज अ रिजल्ट व्हाट यू विल डू इज दैट you will basically you will basically drink along with them. So in that particular case this is a situation of group thing that has taken place. ठीक है. फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. अभी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स देयर आर वेराइटीज ऑफ ग्रुप्स. प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. बाय द वे ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप कैन कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन. हाँ, और ग्रुप थिंग कैन इंडिविजुअली बी आस्क्ड, तो ये याद रखना. अभी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. प्राइमरी ग्रुप स्मॉल ग्रुप्स विथ क्लोज पर्सनल एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन. ठीक है, जैसे अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स. मतलब प्राइमरी ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जो आप बाय डिफॉल्ट आ जाते हो, जैसे यू डू नॉट चूज दैट ग्रुप बट यू आर बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. जैसे आपके फैमिली, ठीक है, आपके रिलीजियस ग्रुप्स या आपके प्राइमरी ग्रुप्स है. और आपके फैमिली फ्रेंड्स जिसको आप चूज नहीं करते हो बट आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स है इसलिए वो आपके फ्रेंड्स बने. सेकेंडरी ग्रुप्स लार्जर ग्रुप्स विद फॉर्मल इम्पर्सनल ग्रोथ ओरिएंटेड रिलेशनशिप्स. जैसे ऑफिस स्टाफ एंड स्कूल क्लास बेसिकली आपके सेकेंडरी ग्रुप हो गया. आपका हॉबी क्लास हो गया, वो भी सेकेंडरी ग्रुप हो गया जो आप वॉलंटरीली चूज करते हो. तो ये हो गया आपका प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप. Formal and informal groups. Formal groups basically formed officially with specific roles and structure. A company team. जैसे एक कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो तो एक फॉर्मल ग्रुप सेटिंग होगी जिसमें प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स होंगे. देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज अलाइंड, तो ये एक फॉर्मल ग्रुप हो गया. ठीक है. इनफॉर्मल मतलब फॉर्म नेचुरली बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें कोई तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होता है. फॉर्मल नॉर्म्स भी नहीं होते, रूल्स भी नहीं होते. दीज आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. तो दैट इज पीयर ग्रुप आपका एग्जाम्पल हो गया. फिर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. इन ग्रुप मतलब द ग्रुप इन विच वी बिलोंग, मतलब वी वाला फीलिंग इज इन ग्रुप. आउट ग्रुप मतलब जो दूसरे ग्रुप मोस्टली जिनको हम हेट करते हैं. सो दैट इज वी डू नॉट बिलोंग इज दे, वो लोग और हम लोग. हम लोग मतलब इन ग्रुप, वो लोग मतलब आउट ग्रुप. ठीक है. तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स हो गए. ये इंडिविजुअल 2 या 3 मार्कर्स आ सकते हैं. तो मेक श्योर दैट आप ये करते हो. ठीक है. चलो, सोशल लोफिंग. अभी व्हाट इज सोशल लोफिंग फिनोमेना. अभी बेसिकली हमारा जब हम लोग ग्रुप में होते हैं तो देयर इज अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैपन. तो एक तो सोशल फैसिलिटेशन होता है, दूसरा सोशल लोफिंग होता है. Social loafing refers to a tendency of individuals to exert less efforts when working in a group than working alone. जैसे हम लोग स्कूल प्रेयर में सब लोग साथ में प्रेयर करते हैं तो आवाज सबकी बहुत जोर के आती है, पर हम लोग अगर गाएंगे भी नहीं ना तभी भी किसी को पता नहीं चलेगा. सो दैट इज सोशल लोफिंग बिकॉज वी फील दैट कि जस्ट बिकॉज हमारी पर्सनल एफर्ट्स काउंट नहीं हो रही है तो हम लोग एफर्ट्स क्यों लगाए. So that is the phenomena of social loafing. Why does it occur? Because there is some sense of diffusion of responsibility. Members feel that responsibility is shared. So individual effort decreases. आपको पता है कि आपको ग्रुप वाइज एनालाइज किया जाएगा और नॉट इंडिविजुअल बेसिस पे, तो आप कम ही इंडिविजुअली एफर्ट दोगे. सो दैट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Lack of identifiability. Individual contributions are not noticed or evaluated, as I've already mentioned. ठीक है. परसेप्शन दैट अदर्स आर नॉट वर्किंग हार्ड. मेंबर्स में रिड्यूस एफर्ट इफ दे थिंक अदर्स आर आल्सो नॉट कंट्रीब्यूटिंग फुली. जब उसके केस में क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि दूसरा भी इतनी एफर्ट नहीं लगा रहा है तो भाई मैं क्यों इतनी एफर्ट लगाऊं. ठीक है. और दूसरा इज लो मोटिवेशन एंड ग्रुप कमिटमेंट. मतलब मॉर्निंग प्रेयर्स में मोस्टली लोग सो रहे होते हैं, उनका मोटिवेशन कुछ होता नहीं, उनको बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील होता है. सो देयरफॉर देयर इज नो मोटिवेशन. वीक अटैचमेंट टू द ग्रुप रिड्यूसेस द एफर्ट. हम लोग इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? बाय मेकिंग इंडिविजुअल एफर्ट आइडेंटिफाइबल रादर देन फुल ग्रुप कंट्रीब्यूशन. इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को ही उतना इंपॉर्टेंस देंगे तो सोशल लोफिंग रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. Assign specific tasks to each member, increasing group cohesiveness, strong bonding increases commitment. तो अगर सब लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा कोहेसिव होंगे ना तो ऑब्वियसली सबकी इंडिविजुअल एफर्ट्स भी इंक्रीज होगी. एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ द टास्क. अगर टास्क को हम लोग मीनिंगफुल ज्यादा बनाए, जैसे हम लोग बोले कि मॉर्निंग प्रेयर्स बेसिकली ब्रिंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी टू द
फॉर द डे टू कंटिन्यू, तो हम लोग टास्क की इंपॉर्टेंस को समझा रहे हैं। अगर हम लोग ग्रुप को स्मॉल रखें रादर देन कीपिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल टुगेदर इन अ ग्रुप, कीपिंग ग्रुप्स वेरी वेरी स्मॉल, तो इंडिविजुअल एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होगा एंड प्रोवाइड इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। अगर हम लोग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को एनकरेज करेंगे तो जिससे अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट पीपल वुड टेंड टू perform individually much better rather than getting into the phenomena of social loafing. Very very important, ये 4 मार्कर या फिर 6 मार्कर में आ सकता है, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक अंदर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन मतलब it refers to the tendency of a group to make decisions that are more extreme than the initial views of its member after group discussion। मतलब polarize मतलब क्या होना, to take extreme decisions। और ये कैसे decisions जनरली होते हैं, बेसिकली जो हम लोग ग्रुप डिस्कशंस के बाद जो हमारे और भी व्यूज स्ट्रेंथन हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स ग्रुप्स डिस्कशन स्ट्रेंथन्स द एग्जिस्टिंग इंक्लिनेशंस ऑफ द मेंबर्स। जैसे आपके टीम मेंबर में से किसी ने चीटिंग किया है तो आप बेसिकली एज अ ग्रुप ऐसा ही डिसीजन लोगे, या तो उसको फॉरगिव कर दोगे या तो ग्रुप में से निकाल ही दोगे ऑल टुगेदर, ठीक है, फायर कर दोगे। सो दैट इज दीज आर टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ सिचुएशन। तो ये ग्रुप डिस्कशन की वजह से आई है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे ग्रुप पोलराइजेशन। व्हाई डज इट अकर? सोशल कंपैरिजन। मेंबर्स कंपेयर देयर ओपिनियन विद अदर्स एंड शिफ्ट देयर व्यूज स्लाइटली टू गेन अप्रूवल और अपीयर मोर सोशली डिजायरेबल। शायद आप ऐसा नहीं सोचते होंगे कि उसको फायर भी करना चाहिए तो उसको फुली फॉरगिव भी करना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज सब लोग ऐसा सोच रहे हैं इसलिए आप भी उनके साथ उनका जस्ट आपको बेसिकली एक सोशल डिजायरेबिलिटी चाहिए, आपको लोगों का वैलिडिटी चाहिए। तो एज अ रिजल्ट आप बेसिकली अपने ओपिनियंस को उनके साथ कंपेयर करोगे एंड एज अ रिजल्ट अपने व्यूज भी उनकी तरफ शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। Persuasive argument discussions, members are exposed to new and convincing arguments supporting their initial view, so it will basically make their attitude much stronger। सब लोग बात करें, सब लोग जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा व्यू पॉइंट्स, and as a result what can happen is that new and convincing arguments can come and as a result अपना attitude और भी strong हो जाता है। And when confirmation of shared values and most people share similar opinions, mutual reinforcement make their decision more extreme। There is also validation of your own views called the bandwagon effect। हम लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, सब लोग भी ऐसा सोच रहे, तो हमारे व्यूज को हम वैलिडेट कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा व्यू बहुत वैलिडेटेड हो गया है, एंड एज अ रिजल्ट दिस विल क्रिएट समथिंग व्हिच इज नोन एज बैंडवैगन इफेक्ट। तो ये आपका हो गया 2 मार्कर इंडिविजुअल क्वेश्चन, व्हाट इज बैंडवैगन इफेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ एक टॉपिक रह गया था, स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट इवन स्किप। It can come as a 6 marker or a 4 marker question। Now basically according to Bruce Tuckman, a group basically goes through variety of stages, तब जाके जब वो फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, वगैरह वगैरह करके। तो when there is a sense of anonymity to the sense of togetherness to the sense of performance to the sense of adjourning, ये सारी चीजें होती है। तो he basically propose varieties of stages। अभी उसमें से फर्स्ट स्टेज इज मेंबर्स कम टुगेदर एंड गेट टू नो ईच अदर, द फॉर्मिंग स्टेज। जैसे आप सब लोगों को बोला है कि एनुअल डे होने वाला है, ठीक है। सो एनुअल डे में लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जिनको पार्टिसिपेट करना है वो सारे इंडिविजुअल्स शायद जानते ना जानते, देयर इज सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एनोनिमिटी। सो आप क्या करते हो, सबसे पहले मेंबर्स साथ में आते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज फॉर्मिंग, ठीक है। सो द बिहेवियर इज पोलाइट एंड द रोल्स आर अनक्लियर। आपको पता नहीं कि आप किस पे डांस करोगे, आप कहाँ पे खड़े रहोगे, आप कैसे बिहेव करोगे, क्या करने वाले हो, वगैरह वगैरह करके। सो दैट इज फॉर्मिंग। फिर उसके बाद कन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स अराइव, जिसको स्टॉर्मिंग बोलते हैं। आप सब लोग म्यूचुअली डिसाइड करने जाते हो ना, तब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़े झगड़े होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होती है। एज मेंबर्स एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियंस, नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। सो इसमें हेट रेट भी आती है, कंपटीशन भी आती है और थोड़ा टेंशन भी क्रिएट होता है, जिससे स्टॉर्मिंग बोलते हैं। फिर नॉर्मिंग आती है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड एंड ग्रुप नॉर्म्स एंड रोल्स आर एस्टैब्लिश्ड। सब लोग बेसिकली फिर एक यूनानिमस डिसीजन में आते हैं, नॉर्म्स आर देन एस्टैब्लिश्ड, और फिर कॉपरेशन एंड यूनिटी आती है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट फिर आप लोग अभी परफॉर्मेंस पे फोकस करते हो कि अब हम लोग सब में प्रैक्टिस करके अच्छे से परफॉर्म करेंगे।
फिर performing, the group works effectively towards achieving its goals. There is coordination and productivity. There is coordination and high productivity. So जब तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, so finally परफॉर्मेंस आता है जब आपको आपका रियल गोल अचीव करना होता है टू परफॉर्म इन दी एनुअल डे. ये मैं एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट दैट कैन बी एनी काइंड्स ऑफ गोल्स. फिर जैसे ही आपका बेसिकली काम खत्म हो जाएगा, आप बेसिकली ग्रुप छोड़ दोगे. द ग्रुप डिसॉल्व्स आफ्टर अचीविंग इट्स गोल्स. मेंबर्स में फील सेटिस्फैक्शन और सैडनेस ऑल्सो. आप लोगों को एक सेंस ऑफ अटैचमेंट हो गया था एक दूसरे के साथ इतना सारा प्रैक्टिस करने के बाद. सो ये सैडनेस भी होता है, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स ये ग्रुप्स बेसिकली अजॉइन ना भी होके और भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स बन जाते हैं एज पीयर ग्रुप्स. ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेजेस हो गए, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एड्योरिंग, which will come as a 6-marker question. So that is the end of our revision for chapter number 6 and 7. I hope with this video your last two chapters are also clear. As I've already mentioned, these are also application based chapters, so the concepts are needed to be done properly. So we have come to an end of the series of one shot revision videos for class 12 psychology. All the very best for your board examinations. I had a very good time revisiting all these chapters and doing something for you guys, and I hope that I did contribute so that you all understood everything easily and nicely. I further want to expand this channel to make more videos related to the concepts of 11th and 12th psychology, and if everything goes well, I want to even make videos for higher studies as well. Fingers crossed. If you like this video, hit that like, share, comment and subscribe to the channel. You can also follow me on Instagram at The Brainy Badge. I will all see you soon for a new form of a video. Till then, goodbye and all the best for your board examinations again.